हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के बाल विकास के लेक्चर में हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि के कुछ सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, परीक्षा में आने वाले बुद्धि के कुछ प्रमुख तथ्यों को जानेंगे और कुछ बुद्धि के सिद्धांतों को आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े रहिए। वहाँ पर विभिन्न जो सीडीपी से या और सीटेट से संबंधित स्टडी मटेरियल वो उपलब्ध कराया गया है। आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पर जो सीडीपी की ट्रिक्स मैंने डाली हुई उनको भी देख सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और आज का टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि की देखिए प्रमुख परिभाषाएं पहले आपको इसलिए पढ़नी है क्योंकि बुद्धि अब जब से शिफ्टें बढ़ गई हैं सीटेट में, तब से इस बात के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं कि अब फैक्ट भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और डीप में भी बहुत पूछा जाने वाला है। पहले देखिए एक दो ही पेपर होते थे तो आराम से उनमें पास कईयों को कराने के उद्देश्य से इतना मॉडरेट पेपर बनाया जाता था कि पर्याप्त लोग कर लें सवाल, 90 के ऊपर नंबर ले आएँ। अब इतने सारे शिफ्टें हैं, इतने सारे क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन उसमें कठिन हो ही जाएंगे। आपको ये रिस्क नहीं लेना है कि आपकी शिफ्ट में सरल आए या कठिन, आपको पूर्ण रूप से तैयारी करके ही चलना है। प्रमुख परीक्षा अनुपयोगी परिभाषाएं आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। आइए अब उनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली परिभाषा है अल्फ्रेड बिने की। बिने के अनुसार ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये चार चीज़ें मिलकर बुद्धि बनाती हैं। आप में ज्ञान हो, आप आविष्कार कर पाते हो, आप दूसरों को निर्देश दे सकते हो और ख़ुद को भी निर्देश दे सकते हो और दूसरों के दिए हुए निर्देशों को समझ सकते हो। और आलोचना से यहाँ तात्पर्य है कि आप जो भी घटना घटी है उसका मूल्यांकन अच्छे से कर पाएँ, उसको समझ अच्छे से पाएँ। भावनाओं में बह के आप कोई निर्णय न लें और भावनाओं में बह के आप कोई कार्य न करें। तो इस तरह से इन चार चीज़ों को मिला के बुद्धि बनती है, ऐसा अल्फ्रेड बिने ने कहा है। टर्मैन के अनुसार अमूर्त विचारों की योग्यता ही बुद्धि है। जिन विचारों को हम देख नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, अगर हम उनके बारे में भी सोच लेते हैं तो हमारे अंदर बुद्धि है, ऐसा टर्मैन ने कहा। वुडवर्ड ने इसका उल्टा कहा कि देखो भाई, जो चीज़ें सामने हैं उनको पहचान लेते हो तो ठीक है, तुम बुद्धिमान हो, इसे मूर्त कहा जाएगा। तो टर्मैन ने अमूर्त विचार कहे और वुडवर्ड ने मूर्त विचारों को बुद्धि कहा है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की प्रक्रिया है। पहचानने तथा सीखने का अर्थ ये है कि आप ये पहचान लें कि सामने चीज़ क्या रखी है, कोई टॉपिक क्या है, आप ये पहचान लें कि आपको उसको कितना आता है, आप ये पहचान लें कि आपको क्या नहीं आता है, और जो आपको नहीं आता अगर आप उसे सीख पा रहे हैं तो गाल्टन के अनुसार आप बुद्धिमान हैं। और आखिरी महत्वपूर्ण परिभाषा है क्रूज की। उन्होंने कहा है कि नई परिस्थितियों में अगर आप अच्छे से खुद को ढाल लेते हैं तो आप बुद्धिमान हैं, आपके अंदर बुद्धि पर्याप्त रूप से भरी हुई है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए, बुद्धि के कई वैज्ञानिकों ने कई प्रकार दिए। उनमें प्रमुख वैज्ञानिक एक हम लेते हैं गैरेक और थार्नडाइक। इनके अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है: मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त बुद्धि, जैसा कि मैंने कहा, जो सामने दिखे वो मूर्त, जिसको आप छू सकें, पकड़ सकें, वो मूर्त। अतः हमारे सामने उपस्थित वस्तुओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जब आप अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके कार्य करते हैं तो उसे मूर्त बुद्धि कहा जाता है। इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, जब आपके सामने कोई वस्तु रखी है, उसका आप यूज कर सकते हैं, उसको आप समझ लेते हैं कि वो क्या है, तो आपके अंदर मूर्त बुद्धि कही जाएगी। इंजीनियर्स का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा है कि जनरली इंजीनियर्स या फिर मैकेनिक जो सामने होता है उसी पर अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो उनका ज्ञान और उनका कौशल मूर्त बुद्धि के कौशल के अंतर्गत आएगा। अमूर्त बुद्धि होती है कि जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग अपनी भावनाओं, विचारों, जिनको आप देख नहीं सकते उनको समझाने के लिए, उनका यूज करने के लिए जब आप अपनी दिमाग को चलाते हैं तो उसे अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। जैसे चित्रकार का एग्जाम्पल मूर्त अमूर्त दोनों के लिए बहुत सही है।
मैं आपके सामने एक घड़ा रख दूं और आपसे कहूं इसका चित्र बनाओ, तो आप मूर्त बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, पहली वाली बुद्धि का। आपके सामने घड़ा रखा, आपने उसे देखा, आपने उसको हूबहू नकल करके उतार दिया। अब मैं उस घड़े को तोड़ दूं, पूरी तरह से तोड़ दूं या हटा दूं, अब मैं आपसे कहूं कि जैसा घड़ा था आप उसका फिगर बनाओ, तब आप अपने विचारों को जाएंगे, तब आप सोचेंगे कि कैसा दिखता था, तब आपके विचार से आप अपनी चित्रकारी करेंगे। तो अब आप चित्रकारी के रूप में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरी और आखिरी बुद्धि का प्रकार जो गैरेट और थॉर्नडाइक ने बताया है वह है सामाजिक बुद्धि। समाज की क्रियाओं से संबंधित कार्य करने पर प्रयोग की जाने वाली बुद्धि सामाजिक बुद्धि कहलाती है। जैसे नेता, आपने मूर्त समझ ली, अमूर्त समझ ली, सामाजिक बुद्धि को इन्हीं का मिक्सचर मान लीजिए। मैंने सामने देखा कि दो लोग लड़ रहे हैं, मैंने अपने विचार में सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने अपनी सामाजिक बुद्धि का प्रयोग करके उस स्थिति को ठंडा किया या उस स्थिति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। सामाजिक बुद्धि समाज की क्रियाओं से संबंधित होती है। मूर्त बुद्धि किसी वस्तु को आप देख के अपनी क्रिया करेंगे। अमूर्त बुद्धि आप अपने बारे में कुछ सोचेंगे और फिर क्रिया करेंगे। सामाजिक बुद्धि है जब आप दूसरों के बारे में देखें, समाज की क्रियाओं से समझ के क्रिया करेंगे, तो उसे सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। नेता लोग जनरली सामाजिक बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं। अब आते हैं अगली बात पे। बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आपको पढ़ने हैं। ये तथ्य एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन तथ्यों को आपको एक बार रट लेना है, आपका काम हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य, बुद्धि शब्द का प्रयोग पहली बार गाल्टन ने किया, जो इंग्लैंड के थे, और ये 1885 में उन्होंने किया गया है। मेंटल टेस्ट की कॉन्सेप्ट, जो मेंटल टेस्ट है, मानसिक परीक्षण की विचारधारा, मानसिक परीक्षण का ही कॉन्सेप्ट विश्व में लाने वाले व्यक्ति का नाम है कैटल। और कैटल ने ये काम किया था 1890 में, जब उन्होंने एक बुक लिखी थी मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण दो लोगों ने, अल्फ्रेड बिने और साइमन ने तैयार किया था, और इस बुद्धि परीक्षण को बिने साइमन बुद्धि परीक्षण ही कहा जाता है, क्योंकि दो लोग जिन लोगों ने तैयार किया उन्हीं के नाम पर रख दिया था, इसलिए तो आपको याद रखने में आसानी होगी। सबसे पहले मानसिक आयु शब्द, मेंटल एज शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने 1908 में किया था। आपको ये सभी फैक्ट अच्छे से याद रखने हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए। अब आते हैं अगली बात पे। देखिए अगली बात बहुत ज़रूरी है। देखिए आईक्यू से संबंधित आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी। पहली, सबसे पहले स्टर्न और कोहलमान ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट लाया, 1912 में लाया, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आईक्यू का सूत्र सबसे पहले क्या था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। 1916 में, यानी 4 साल बाद ही, टर्मन ने इसमें एक संशोधन कर दिया कि बेटा इसमें 100 का गुणा और करो। अभी दशमलव में संख्या आ रही है, अभी 0.58 आ रही है किसी की मानसिक आयु आईक्यू, समझ में नहीं आ रहा है, इसमें 100 का गुणा करो ताकि वो 58 आए, ताकि हम दिमाग लगा के सोच सकें उस बारे में। तो आपको आईक्यू का फॉर्मूला याद रखना है। आईक्यू का फॉर्मूला बहुत ज़रूरी याद रखना, कि उससे आपको ये याद रहेगा कि सवाल जो एक पेपर में आने ही आने वाला है, होगा क्या कि आपको आईक्यू, मानसिक आयु या वास्तविक आयु में से दो चीज़ें मिलेंगी पेपर में, और तीसरी पूछी जाएगी। एक व्यक्ति की मानसिक आयु 50 है और उसकी वास्तविक आयु 25 है, तो आईक्यू कितनी है? 50 बटे 25, यानी 2 गुणित 100, 200, तो उसकी आईक्यू 25 हो गई। एक व्यक्ति की आयु 200 है, उसकी वास्तविक आयु 25 है, तो मानसिक आयु बताइए। इस तरह से आपको सवाल पेपर में एक मिलेगा ही मिलेगा, आपको ये लगाना है, आपको ये सूत्र याद रखना है। अब आते हैं अगली बात पे। सबसे बेकार चीज़ जो अब पूछी जाने लगी है वो है बुद्धि लब्धि सारणी से, कि किसी की आईक्यू अगर 100 है तो बताइए वह बुद्धिमान है, मूर्ख है, गधा है, क्या है। आपको ये पूरी बुद्धि लब्धि सारणी अच्छे से याद करनी है। इस बुद्धि लब्धि सारणी में मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए और बार बार नोट करिए, तो उसी से याद हो पाएगा।
बुद्धि लब्धि सारणी में 25 से कम है अगर बुद्धि लब्धि यानी IQ 25 से कम है तो आप जड़ बुद्धि हैं, 50 से कम है तो आप मूर्ख बुद्धि हैं, 70 से कम है तो आप अल्प बुद्धि हैं, 80 से कम है तो आप हीन बुद्धि हैं, 90 से कम है तो आप मंद बुद्धि हैं, 100 से कम है तो आप निम्न सामान्य बुद्धि हैं, 110 से कम है तो आप उच्च सामान्य बुद्धि हैं, 120 से कम है तो आप प्रखर बुद्धि हैं, 130 से कम है तो आप उत्कृष्ट बुद्धि हैं, 140 से कम है तो आप अति उत्कृष्ट बुद्धि हैं, और 140 से अगर आप ज़्यादा हैं तो आप मेधावी और या प्रतिभाशाली कहे जाएंगे। हम लोग सुनते थे ना कि बहुत ही मेधावी छात्र है मेरा बेटा, इसको देखिए अवार्ड मिला है। मेधावी वो तब होगा जब 140 से ऊपर होगा, और वो होते हैं संसार में बहुत कम। दो कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से याद रखने हैं। पहला है आधार वर्ष या बेसल वर्ष। देखिए जिस वर्ष की सवालों को कोई बच्चा हल कर लेता है उसे उसका आधार वर्ष बोला जाता है, और जिस वर्ष के सवालों को बच्चा हल नहीं कर पाता उसे उसकी सीमा वर्ष बोला जाता है। कोई बच्चा कक्षा 6 तक के सवालों को अगर हल कर लेता है, कोई बच्चा अगर 6 वर्ष या 10 वर्ष बोल लेते, कोई बच्चा अगर 10 वर्ष तक के बच्चों के सवालों को हल कर लेता है तो 10 वर्ष को उसका आधार वर्ष और 11 वर्ष को उसका सीमा वर्ष बोला जाएगा। अब पढ़ते हैं आगे। अब आते हैं, देखिए बुद्धि संबंधित कुछ फैक्ट आपको जान लिए। अब कुछ बुद्धि के सिद्धांतों को आप इस लेक्चर में पढ़ लीजिए, कुछ बुद्धि के सिद्धांत मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत जो हम पढ़ेंगे वो है एक कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सब प्रकार के कार्यों में सहायता करती है। यह सिद्धांत बिने ने दिया। देखिए बिने का लॉजिक था कि ऐसा नहीं है कि जैसे थार्नडाइक ने नहीं बोला है कि आपकी मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि अलग अलग होती। बिने ने बोला देखो एक बुद्धि है, उसी एक बुद्धि से सब कार्य हो रहे हैं। आपका एक गूगल अकाउंट है, उसी से आप सारे कार्य कर रहे हैं। गूगल पे से पैसा भी ट्रांसफ़र हो रहा है, जीमेल से एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी हो रहा है, और गूगल प्लस से आप उसमें मैसेज भी डाल रहे हैं और फ़ोटो भी पोस्ट कर रहे हैं। बिने के अनुसार बुद्धि एक ही प्रकार की होती है, इसीलिए इसे एक कारक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे कारक सिद्धांत पे, द्विकारक सिद्धांत। देखिए द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने दिया है। इनके अनुसार बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है, एक जी फैक्टर, एक एस फैक्टर। जी मतलब जनरल, एस मतलब स्पेशल। एस और जी इन दो से मिलकर बुद्धि जनरल होती है जो जन्मजात होती है, और स्पेशल होती है वो जो आप अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं। जी और एस, इसको जी एस सिद्धांत भी बोला जाता है, जो आप याद रखिएगा कि ये स्पीयरमैन ने दिया है, जिसमें बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। एक आप पैदा होते हैं जिस बुद्धि को लेके, जनरल बुद्धि, और एक होती है अनुभव से, उसको कहते हैं स्पेशल बुद्धि। अब आते हैं अगली बात पे, त्रिकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन से अभी मैंने आपको क्या बताया कि इन्होंने दो बुद्धियां बताई, जनरल और स्पेशल। 2-3 साल बाद स्पीयरमैन की आंखें खुली कि यार इतने वर्ष से समस्या का समाधान हो नहीं रहा है, बुद्धि के बारे में जानकारी अधूरी पड़ रही है। तो उन्होंने इसी में संशोधन करते हुए एक समूह तत्व भी जोड़ दिया जो सामान्य और विशिष्ट तत्व का मिश्रण होता है। इसीलिए अब स्पीयरमैन के दो सिद्धांत हो गए, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर और 3 फैक्टर। जी एस फैक्टर है, जी एस सिद्धांत है जो स्पीयरमैन का, और ये है जी एस जी, जनरल स्पेशल ग्रुप फैक्टर। ये दो सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिए हैं, आपको ये दोनों याद रखते हैं। अब ये 2-3 कारक हो, सबसे पहले बिने एक कारक, फिर स्पीयरमैन 2 कारक 3 कारक। अब ऑब्वियसली अगला सिद्धांत होगा बहुकारक, 3 से ज़्यादा कारक। ये थार्नडाइक ने दिया है। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि इतने प्रकार की होती है कि आप गिन नहीं पाएंगे, और ये सभी प्रकार एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। आपको बस इसमें ये याद रखना है कि बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। बुद्धि के सिद्धांतों को उनके वैज्ञानिकों के साथ ना याद करने की ट्रिक भी मैं अपने YouTube चैनल पर डाल रखा हूँ, आप वहाँ से भी उसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। अब आते हैं अगली बात पे,
समूह तत्व कारक सिद्धांत ये थर्स्टन ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 7 भाग होते हैं। आपको ये संख्या बहुत अच्छे से याद रखनी है, 7 भाग। 7 भाग इस तरह लिखी हो, ये आपको याद करना नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 7 भाग होते हैं और समूह तत्व कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। और अभी अभी जब मैंने कहा कि आपको याद करना नहीं, ये मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। सुधार के लिए आपको ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं फिर भूल जाता हूँ कि अब जो है कई शिफ्टों में एग्ज़ाम होते हैं, तो अब उन पे थर्स्टन पे क्वेश्चन पूछने के लिए हर बार तो यही नहीं पूछ सकते ना कि कितने प्रकार की बुद्धि बताई। तो थर्स्टन की जो 7 भाग है वो आपको याद रखने हैं। प्राथमिक समझ, कौन बड़ा है कौन छोटा, गोल क्या है चौकोर क्या है, ये सब। सांख्यिकी योग्यता, गणित वणित के बारे में जो जानकारी है वो सांख्यिकी योग्यता में आएगी। प्रत्यक्षीकरण गति, जो दिमाग में है उसको समझाने को प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, और जितनी जल्दी आप करेंगे उसे प्रत्यक्षीकरण गति कहा जाएगा। स्थान संबंधी योग्यता, आप कहाँ हैं, कोई चीज़ कहाँ है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसे समझा पा रहे हैं या नहीं, उसे स्थान संबंधी योग्यता कहेंगे। तर्क शक्ति, सही क्या है गलत क्या है, उसे तर्क शक्ति में लाया जाएगा। या फिर छोटा क्या है बड़ा क्या है, 5 2 से बड़ा है या छोटा है, इस तरह की जो तर्क शक्ति होती है वो। शब्द प्रवाह, जो आप सोच रहे हैं वो आप कितनी आराम से बोल पा रहे हैं, कितना सोचना पड़ रहा है आपको, कितना अटक अटक के बोल रहे हैं। वो अटकना आपके गले की समस्या के कारण है या आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ को शब्द प्रवाह में कहा जाएगा। और आखिरी स्मृति, आपको कितना याद रहता है वो स्मृति के अंतर्गत आएगा। इस तरह ये जो 7 भाग हैं ये आपको याद रखने हैं। अब आते हैं अगले बात पे। अब ये सिर्फ 2 सिद्धांत आपको और इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा, बाकी सिद्धांत अगले लेक्चर। पहला है प्रतिदर्श सिद्धांत और दूसरा है ब्लूम का सिद्धांत। तो ब्लूम सरल आदमी है जीवन में, उनने सीधा बोल दिया बुद्धि बुद्धि कुछ नहीं होता है। देखो ये सब बेफालतू बातें हैं, तुम चूतिया मत बनाओ लोगों को कि बुद्धि बुद्धि बोल के तुम उनको समझा रहे हो बुद्धि ये है बुद्धि वो है, ये IQ का टेस्ट, कुछ नहीं होता है ये सब। हम भाई जो जीवन में भुगतते हैं वो जो भुगता है वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। जब हमारे सामने कोई घटना आती है तो जो भोगा उसी हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। सबने ये कहा ब्लूम से कि भाई महाराज ये सब जानवरों पे चल जाएगा, इंसानों पे नहीं चलेगा। पर ब्लूम ने कहा नहीं, इंसानों पे भी चल जाएगा। तो ब्लूम के सिद्धांत को जानवरों का सिद्धांत भी आप कहा जाता है। उनके अनुसार कोई बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब बेफालतू बातें हैं, हम सब जानवर हैं, जो भुगता है उसी हिसाब से करेंगे। थॉमसन महाराज एक अलग सिद्धांत लेकर आए जिसे हम प्रतिदर्श सिद्धांत बोलते हैं, G.H. थॉमसन ने जो दिया है। उनके अनुसार अगर योग्यताओं का समूह या श्रृंखला किसी एक श्रेणी में है तो उसमें समानता पाई जाती है। व्यक्ति का प्रत्येक कार्य किसी निश्चित योग्यताओं का एक सैंपल या प्रतिदर्श होता है। प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल, तो इसे सैंपल थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में उन्होंने सामान्य कार्य की व्यावहारिकता को महत्व दिया है। इसके अनुसार व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। इतनी भारी भारी शब्द मैंने बोल दी, अब मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले, अगर योग्यताओं का समूह या श्रृंखला किसी एक ही श्रेणी में है तो उसमें समानता पाई जाएगी। मतलब गणित से संबंधित 2-3 योग्यताएं। पहला, तुम्हें गुणा आता है, तुम्हें भाग आता है, तुम्हें जोड़ आता है, तुम्हें घटाना आता है। ये 4 चीज़ें हैं और ये तुम्हारी 4 योग्यताएं हैं। ये चारों योग्यताएं गणित से संबंधित हैं, तो इसका मतलब है इन चारों योग्यताओं के मूल में एक समानता होगी। इन चारों योग्यताओं के बेस में एक ही समानता है और वो है गणितीय क्षमता, तार्किक क्षमता। तो एक श्रेणी में होती हैं ये सब व्यवस्थाएं। अगर 50 प्रकार की चीज़ें एक ही चीज़ से संबंधित हैं तो एक ही चीज़ सब कुछ को डिसाइड करेगी। अगर तुम गुणा भाग जोड़ घटाना में अगर तार्किक क्षमता ही बेस में है और अगर वो कमज़ोर है तो चारों चीज़ें कमज़ोर होंगी आपकी, गुणा भाग जोड़ घटाना। व्यक्ति का प्रत्येक कार्य, अगली लाइन, व्यक्ति का प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यताओं का एक सैंपल होता है। अब आपके पास तार्किक क्षमता गणित की है, इसी तरह से आप में बोलने की क्षमता है, वक्ता वाली व्यवस्था है, वो अलग है। अब आप लेक्चर दे रहे हैं, गणित का लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो पढ़ाने का कार्य है वो 2-3 योग्यताएं आपने लिख ली।
लिखने की योग्यता, बोलने की योग्यता और तार्किक गणित की योग्यता। इसका एक जो सैंपल आप मान लेते हैं कि ये देखिए आपके पास 50 योग्यताएं हैं, उनमें से एक सैंपल आपने उठाया 3 योग्यताओं का जो आपको लेक्चर देने के लिए ज़रूरी है। तो जो कार्य है प्रत्येक वो एक निश्चित योग्यताओं का सैंपल होता है। योग्यताएं तो कई सारी है ना, गाड़ी चलाना भी तो एक योग्यता है, लेकिन लेक्चर देते वक्त गाड़ी चलाने की योग्यता तो आपको ज़रूरी चाहिए नहीं है। लेक्चर देते समय तो पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। तो कई सारी योग्यताओं में जो एक कार्य को करना है उसके लिए जो आप सैंपल उठाते हैं उसे प्रतिदर्श सिद्धांत में अच्छा माना गया है। इस सिद्धांत में उन्होंने सामान्य कार्य की व्यवहारिकता को महत्व दिया है। मतलब उन्होंने ये कहा कि देखो बुद्धि जो सामान्य विशिष्ट अब तक पढ़े आ रहे हो तुम स्पीयरमैन और ये वो, इनने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सारी बुद्धि है ही सामान्य, वो कई प्रकार की होती है, जैसे तार्किक क्षमता और ये वो, जो जब व्यवहारिक होगा तब उस प्रकार की बुद्धि का यूज किया जाता है। और व्यक्ति का जो बौद्धिक व्यवहार है अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने कहा गाड़ी चलाने में गाड़ी चलाने की योग्यता है, तो गाड़ी चलाने का व्यवहार गाड़ी चलाने की योग्यता पर निर्भर करेगा। लेक्चर देने का कार्य लेक्चर देने की, गणित पढ़ाने की योग्यता पर निर्भर करेगा। इस तरह से आपका जो व्यवहार है वो कई सारी योग्यताओं पर निर्भर करता है। इस तरह से प्रतिदर्श सिद्धांत को आपको याद रखना है। कुछ भी समझ में ना आए प्लीज़ मुझसे संपर्क करिए आप टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में। मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने का। लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स करिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को। आगे के जो लेक्चर हैं, अब एक और लेक्चर आएगा जिसमें बुद्धि के बचे हुए सिद्धांतों को मैं पढ़ा डालूँगा। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को पढ़िए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।